नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी कालरा और अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार हफ्ते की शुरुआत दमदार होती हुई और शायद अक्टूबर का पहला ऐसा सत्र है जबकि आज हम क्लोजिंग कॉल की शुरुआत करें और चौतरफा अच्छी खासी मजबूती के साथ वन साइड शुरुआती जो मजबूती है वो इंटैक्ट होती हुई पॉजिटिव ट्रेंड लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में ये तेजी जो है लौटती हुई। त्योहारी हफ्ते की शुरुआत और इस हफ्ते की शुरुआत में इस तरह का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी अगर आप देखें 24,400 के पार इस वक्त इसके आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखता और बैंक निफ्टी अगर देखें 500 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी क्लियरली नजर आ रही है। इस बाजार में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हमने डाउनफॉल देखा उसके बाद इस तरह की तेजी और ये मोमेंटम है, क्या इस मोमेंटम को प्ले आउट करना चाहिए, इन स्तरों पर क्या संभल कर एंट्री लेनी चाहिए, क्या कुछ हो आपकी स्ट्रैटेजी। आने वाले 1 घंटे में सब कुछ आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 24,400 के इर्द गिर्द घूमता हुआ निफ्टी के मुकाबले आप देखेंगे बैंक निफ्टी में जो है मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं क्लोजिंग ट्रेड्स 2:35 पर आपको देंगे। हम बताएंगे कि कहां पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की नजर है। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन यानी कि ऑप्शन के दमदार ट्रेड जो है हमारे चैंपियन एनालिस्ट एक्सपर्ट जो है वो लेकर आपके बीच होंगे, तो उस ऑप्शन ट्रेड पर भी नजर रखें। 3 बजे बाजार का हाल कैसा दिख रहा है और उन सेंटिमेंट्स को देखते हुए आपकी रणनीति आखिरी घंटे में क्या होनी चाहिए, इस पर नजर होगी। और साथ साथ BTST STBT ट्रेड जो है 3:15 बजे आपको लेकर आएंगे और इवेंट्स, लगातार जो इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि बाजार पर एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन आज बाजार में खास क्या रहा, 5 दिनों की गिरावट के बाद आज जो तेजी लौटी है उसमें निफ्टी का योगदान, बैंक निफ्टी का योगदान, सभी सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी, PSU बैंक इंडेक्स 3% ऊपर और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, जहां जहां नतीजे आ रहे हैं, नतीजों का जहां अच्छा सेंटिमेंट है वहां पर स्टॉक प्राइस में भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में मोमेंटम क्रिएट होता हुआ और साथ ही इंडेक्सेस में भी, छोटे मझोले शेयरों में भी कह सकते हैं कि जो गिरावट थी वो संभलती हुई नजर आई है। आपके स्क्रीन पर BHEL के नतीजे, दूसरी तिमाही के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। करीब 7.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कंसोलिडेट आई अगर बात करें, करीब 29% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। ऑन दी फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट सालाना आधार पर 6,584 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। BHEL दूसरी तिमाही के नतीजे आपके टीवी स्क्रीन पर, करीब 29% के बढ़त के फिगर सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में, और ये आंकड़ा 6,584 पर जाता हुआ। नंबर्स जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि BHEL के स्टॉक प्राइस में। तो चलिए, जहां अच्छी मजबूती है वहां मजबूती के लिए और ज्यादा ट्रिगर्स और ज्यादा फैक्टर्स भी क्लियरली बनते हुए दिख रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून डिम्पी। लगातार एक ट्रेंड देखने को मिला है कि 2:30 बजे के बाद बाजार जो है फिसलता है। अब आज उम्मीद यही करते हैं कि ये बाजार जो है आज पूरे दिन जिस तरह की मजबूती दिखा रहा है डिम्पी, उसी तरह की मजबूती आगे भी लेकर चला जाए, 1 घंटा जो है अच्छे खासे ट्रेंड के साथ ही निकल जाए। देखिए, मैंने तो ऐसी कोई स्टडी नहीं किया कि 2:30 बजे के बाद मार्केट गिर जाता है। मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है और मैं उस बिना डाटा के बोलूँगा भी नहीं कोई भी चीज़। हाँ, बट इतना तय है कि आज की ओपनिंग और आज का मिड सेशन और आज के क्लोजिंग में मेरे को जो एक चीज़ अच्छी दिखी, वो चीज़ दिखी कि थोड़ा फियर कम है मार्केट का, थोड़ा फियर, थोड़ा डर कम हो रहा है बाज़ार का। ये आपको इंडिया विक्स से पता लगेगा। करीब 2.5% के आसपास का फॉल आपको इंडिया विक्स में दिख रहा है। और आज सुबह हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जब ये 15 को भी शूट कर गया था तब मार्केट्स ने लाल निशान दिखाया, लेकिन जब ये फॉल होने लगा तो मार्केट्स को ठहराव हुआ और चला। आज हम सुबह भी यही बात आपके सामने रखना चाह रहे थे कि मेरे को आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट कम है, मेरे को आज विक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है। विक्स जितना टूटेगा, और मैं बता दूंगा आप फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी तक विक्स परसेंटेज में भले 2.5% टूटा है, पॉइंट्स में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0.39 है। ये कम से कम 2 पॉइंट टूट सकता है, अभी तो आधा भी नहीं टूटा, 2 पॉइंट टूट सकता है। 2 पॉइंट टूटेगा, कम से कम निफ्टी को 500 पॉइंट का रिलीफ दे सकता है, बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट का रिलीफ दे सकता है। सुबह हमने आपको लेवल्स भी याद कराए थे, वापस से वो नंबर्स बोल देता हूँ। 24,800, 51,800, 24,800 से हम 400 पॉइंट दूर है। तो अगर इंडिया विक्स 2 पॉइंट टूटता है तो 400 पॉइंट गेन हो जाएंगे।
51,800 से आप 500 पॉइंट दूर हैं। 2-4 शॉर्ट और बड़े लग गए तो फिर आपका ये काम भी बन सकता है। कहने का मतलब है कि आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है। और एक और चीज़, इस सब के पीछे की वजह क्या है? क्या बाज़ार के अंदर कोई पॉजिटिव खबर आई है? नहीं, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है। बाज़ार इतना टूट चुका है कि अब हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने लग गया है। आप ईरान इसराइल में पॉजिटिव ढूंढते हो, आप FI ज़्यादा बिकवाली कर चुके हो तो पुल बैक आएगा, पॉजिटिव ढूंढ रहे हो, हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव ढूंढ रहे हो, इसलिए मार्केट के अंदर ये रिदम बना है। मैं कुछ आज की मार्केट को भाव की बजाय भावनाओं से ज़्यादा जोड़ रहा हूँ। ये भावनाएं हैं जो आज थोड़ा मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही हैं, भाव के साथ हाँ, लेकिन अभी भी भाव पक्के नहीं हुए। पक्के होने के लिए आपको जैसे मैंने बताया 24,800 51,800 मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब फ्राइडे को मार्केट टूट रहा था 1000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी ने लॉस दिखाया और क्लोज होते होते भी करीब 750 पॉइंट का लॉस था। मार्केट के अगर आप आज इस तेज़ी को वैल्यू देते भी हैं ना, तो तब भी सिर्फ फ्राइडे की ही रिकवरी नहीं हुई है, और दिन की तो बहुत दूर की बात है, फ्राइडे की ही सिर्फ आप रिकवर नहीं कर पा रहे। तो मैं इस पे बुलिश ज़रूर हूँ, मेरा स्टांस पॉजिटिव है। मेरे को ऐसा लगता है कि हफ्ते भर में, यानी कि जो पूरा हफ्ता चलेगा, इसमें डाटा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन फिर भी जब तक वो दोनों लेवल्स आप अचीव नहीं करते, तब तक आप कोई भी चीज़ को वैसे ना देखिएगा। और एक और पॉइंट, डेरिवेटिव सामने एक्सपायरी है, रोल ओवर के नंबर, पोजीशंस कैसे कैसे रोल ओवर हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 तारीख और 31 तारीख 2 सेशन रहेंगे डेरिवेटिव एक्सपायरी के। आई होप सो कि ये सब कुछ अच्छा बना रहेगा। तो ये कुल मिला के मार्केट्स की थोड़ी रीडिंग थी। एक चीज़ मैं और थोड़ा सा नोटिस कराता हूँ, बड़े शेयरों का सबका साथ सबका विकास चाहिए। खाली बैंकों के दम पर बाज़ार ठीक हो जाएगा, खाली IT के दम पर ठीक हो जाएगा, ऑटो पे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। मार्केट को इस जगह से निकलने के लिए सबका साथ चाहिए। आज मैं जो आपको 6-7 शेयर सुबह सुबह के बड़े दिखाता हूँ, उसमें कुछ हद तक IT और रिलायंस का योगदान है, बट आज जैसे आप देखोगे HDFC नहीं चल रहा, भले उसकी जगह रिप्लेसमेंट में ICICI आ गया, लेकिन वो रोज़ नहीं चल सकेगा। तो सबका साथ सबका विकास सब बड़े शेयरों से चाहिए ही होगा, ये रिक्वायरमेंट है। आई रिपीट माई सेल्फ कि मार्केट के अंदर अच्छा कुछ नहीं हुआ, बुरा इतना हो चुका था कि अच्छा लगने लग रहा है। ये पॉइंट है जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ। मानसी, चलिए, तो बिल्कुल सेंटिमेंट तो पॉजिटिव नज़र ही आ रहे हैं। और अक्टूबर के महीने के ट्रेंड की मैं वैसे बात कर रही थी डिम्पी, और वो जो ट्रेंड है वही बस आगे मेंटेन ना हो, सस्टेन ना हो, इसी की उम्मीद लगाकर चल रही थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम भी एक एक कर जुड़ रही हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनके ट्रेड्स क्या हैं। आज सुबह जब हमने बाजार की शुरुआत की, पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आए थे, इस वक्त भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इन सेंटिमेंट्स में कहां पर होनी चाहिए आपकी नजर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स। 24,400 के लेवल्स के इर्द गिर्द निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ, निफ्टी के साथ साथ ही कमान बैंक निफ्टी ने भी संभाली हुई है। वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो आज के दिन में यहाँ पे पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हुए यहाँ पे स्टॉक्स में काफी जो है यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं। खास करके मेरी तरफ से जो 2 पिक्स रहेगी वो सबसे पहली यहाँ पर है NMDC की। NMDC का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज स्टॉक जो है वो एक ब्रेकआउट की तरफ यहाँ पे संकेत दे रहा है, और ओवरऑल मोमेंटम जो इंट्राडे में इसके अंदर बिल्ड हुआ है वो पॉजिटिव साइड का है। बाइंग एक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 230 के प्राइस के ऊपर आप इसको बाय करें तो इसका लक्ष्य जो है वो 250 तक का आपको देखने को मिल सकता है। नीचे स्टॉप लॉस जो है 224 का स्ट्रिक्टली लगा के रखिए, बट 230 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है तो 230 के भाव के पास NMDC को खरीदे। दूसरा स्टॉक यहाँ पर है वो है डिविस लैब का। ये एक मेरा यहाँ पे डिफेंसिव प्ले रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट में अभी कंफर्मेशन है वो एक हल्की सी मुझे यहाँ पे मिसिंग सी दिख रही है, तो इसीलिए डिफेंसिव प्ले की तरह हम डिविस लैब जो है उसको यहाँ पे पसंद करते हैं। करंट भाव से आप इसको खरीद सकते हैं। 6050 और 6200 तक का इसके अंदर आपको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इंट्राडे चार्ट्स के अंदर भी स्टॉक ने यहाँ पे अपनी जो अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है और मोमेंटम इंडिकेटर्स है उनका पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें 5640 का लगा के रखें।
तो चलिए फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में से डिविज लैब के काउंटर पर एक पॉजिटिव मोमेंटम और एनएमडीसी दोनों पर खरीदारी की राय ध्वनि की तरफ से। इस बीच सन फार्मा के तिमाही नतीजे भी आते हुए दिखे हैं। एक एक कर क्लोजिंग की शुरुआत में ही हम दो इंपॉर्टेंट कंपनियों के नंबर्स देख रहे हैं। दूसरी तिमाही में मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 2375 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 3040 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। सालाना आधार पर नतीजे मुनाफे के फ्रंट पर अच्छे नजर आ रहे हैं और आंकड़े कंसोलिडेटेड आय भी बड़ी है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 12,192 करोड़ से बढ़कर देखने को मिल रही है और ये बढ़े हुए नंबर्स जो है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में स्लोली एंड इवेंचुअली सन फार्मा, वैसे भी हम देख रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में लगातार काफी सारे स्टॉक्स थे जिसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। लगातार इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे। 2% की तेजी के साथ इस वक्त स्टॉक का क्लियर कट मोमेंटम रिजल्ट का इम्पैक्ट यहां पर आता हुआ। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमोल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपके ट्रेड्स भी बताएं और साथ ही सन फार्मा के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं, नतीजों पर स्टॉक रिएक्ट करता हुआ करीब 2% की तेजी है, इस पर भी राय दीजिएगा। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। पहले हम सन फार्मा से अगर हम स्टार्ट कर दे तो एक स्टॉक ओवरऑल ये सीरीज में पूरा रेंज बाउंड टेक्सचर था। आज थोड़ा सा अभी रिजल्ट के टाइम में थोड़ा सा मोमेंटम स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखा है। आई थिंक थोड़ा सा मैं अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ तो 1850 या फिर हम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा आने वाले दिनों में। जब तक उसके स्टॉक ऊपर है आई थिंक ये जो बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड आई थिंक 1940 1960 would be the immediate resistance for the stock. I think 1860 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो वापस से एक दबाव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर हम पिक्स के बारे में बात करते हैं तो मेरा पहला पिक है यूनियन बैंक के ऊपर जाऊंगा मैं। आज पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा एक्टिविटी आया है। आई थिंक 112.5 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 120 और 123 तक के मुंह निकल स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 109 का। एक तो काफी ओवरसोल्ड था स्टॉक और आज रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश कैंडल है। मुझे लगता है ये सेटअप अच्छा है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं गेल के साथ जाना चाहूंगा। 208 के आसपास मैंने पिक किया था। ये भी पोजिशनल है, पोजिशनली टारगेट 220 के निकल के आ रहे और स्टॉप लॉस है उसका 202 का। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आई थिंक एक करेक्शन पूरा करता हुआ चार्ट्स पे डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे दिख रहा है। रिवर्सल के लिए ड्यू है। अगर रिवर्सल आता है तो ये भी स्टॉक में एक आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, दो तेजी के सौदे अमोल की तरफ से भी और ध्वनि की तरफ से भी, दोनों की तेजी की कॉल है। अब एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ हैं अमरदेव सिंह। अमर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए आपके सौदे कौन से हैं और क्या दोनों के दोनों आपकी बाई कॉल्स भी हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँ कि हाँ, दोनों के दोनों बाई कॉल्स हैं। तो पहला जो कॉल है वो हिंदुस्तान कॉपर है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है कि इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन ऑलमोस्ट फ्रॉम 400 लेवल से करेक्शन जो है वो 280 तक हम लोगों ने रिसेंटली देखा है और आज एक शार्प पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यदि मैं ट्रेंड की बात करूं तो जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो डाउन है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी डाउन है। बट क्योंकि स्टॉक जो है वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे है और यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड और ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक फर्दर अपसाइड देखने को मिले। तो इस स्टॉक को फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए देखा जा सकता है करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस जो है वो 277 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 350 बिकॉज मेटल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। सेकेंड स्टॉक जो है वो है सुवेन लाइफ साइंसेज। तो इसकी मैं बात करूं तो इसमें भी एक सिमिलर ही टाइप की मूवमेंट देखी गई है। एक अच्छी रैली के बाद ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 160 की रैली के बाद ये स्टॉक 120 तक मींस लोअर लेवल्स तो 113 114 तक करेक्ट करके अभी 120 121 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक काफी शार्प इसमें करेक्शन हुई थी। ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, चाहे वो मंथली चार्ट्स हो या क्वार्टरली चार्ट्स पे, वहां स्ट्रांग है और एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो इसमें भी एक पोजीशन ली जा सकती है बट दीज आर ऑल फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसमें भी बाइंग की जा सकती है करंट लेवल्स। जो स्टॉप लॉस है वो 113 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 137। ठीक है, हिंद कॉपर है और सुवेन लाइफ है, ये दो शेयर तेजी के लिए और आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों के दोनों
स्क्रीन पर। इस बीच सन फार्मा देखिए नंबर्स जो आए उसके बाद ना जो शेयर में और बढ़ गया है, अब दिन की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है 1900 रुपये के ऊपर जाकर, क्योंकि मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन की जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं और आय के फ्रंट पर भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और हम देख रहे हैं कि 1900 रुपये के ऊपर फिर से जाके ये शेयर कारोबार कर रहा है। BHEL जिसके नंबर थोड़ी देर पहले आए थे, हालांकि हमने शेयर को देखा था कि 325-30 रुपए के आसपास का भाव था, वहां से गिरते गिरते 225 रुपए के भी नीचे आ गया था। तो स्ट्रेंथ आई है नतीजों के बाद, 10% ऊपर ये शेयर कारोबार करता दिख रहा है। और वायदा की अगर हम कुछ और गेनर्स की बात करें तो बंधन बैंक, वोडाफोन आइडिया और केनरा बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 8 से 9% के आसपास की तेजी है। एक व्यू आपसे ध्वनि बंधन बैंक के शेयर पर चाहिए। हालांकि हमने देखा कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन मुनाफे में 30% के आसपास का उछाल है। अब ब्रोकरेजेस थोड़े से बुलिश साउंड कर रहे हैं। बंधन बैंक, आपको लगता है कि ये तेजी और एक्सटेंड होगी या फिर ये सेल ऑन एग्जिट वाला शेयर है ये? अभिषेक जी, यहाँ पे कंप्लीटली टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली इसका जो आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा वो बेयरिश साइड का देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इसके डेली चार्ट्स को पुल करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको खास करके देखने मिला होगा कि 210 215 के लेवल के पास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस काफी टाइम से यहाँ पे फेस कर रहा है और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और हाल ही में स्टॉक ने अपने जो नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा था 180 के लेवल के पास, उसको ब्रेक डाउन करा है। डेफिनेटली आज की सेशन में ये एक बाउंस जो देखने को मिला है, ये एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मान के चलूंगी मैं, जिनके पास नीचे के भाव से ये खरीद के रखा हुआ है या फिर यहाँ पे अपना लॉस कम हो रहा है तो यहाँ पे इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। यहाँ पे कोई फर्दर एक बुलिश साइड की पोजीशन नहीं बना सकते। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू। अच्छा, बाजार की तमाम नेगेटिविटी के बीच में एक चीज़ अच्छी रही है कि जहां पर भी नतीजे अच्छे हैं ना, बाजार ने उसको रिवॉर्ड किया है। आप चाहे श्रीराम फाइनेंस को देखिए, इसके नतीजे आए थे और शेयर आज ये निफ्टी का टॉप गेनर 6% के आसपास की तेजी के साथ। DLF में करीब करीब 6% के आसपास का उछाल है। हालांकि लगातार ये कमज़ोर हो रहा था शेयर, लेकिन ये शेयर आज 6% ऊपर है। आपसे इस पर राय चाहेंगे अमोल। DLF आज इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है नतीजों के बाद, क्योंकि अच्छे आंकड़े आए हैं इसके और मुंबई का जो प्रोजेक्ट है उसको भी लॉन्च करने को लेकर डेडलाइन इन्होंने दे दी है। आप जरा बताएंगे DLF क्या इस तेजी को राइड करनी है? जी, आई थिंक ओवरऑल अगर हम मोमेंटम प्लेयर और थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेडर या ट्रेंड को जो फॉलो करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जरूर ये मोमेंटम के साथ जाना चाहिए। आई थिंक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए एक 800 रुपीज का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। एक बड़ा करेक्शन हुआ था, उसमें भी रियल एस्टेट एज ए इंडेक्स में भी शार्प करेक्शन आ रहे थे और आज का जो रिवर्सल रैली है, एक बुलिश कैंडल है और एक वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट हुआ है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये डेली और वीकली चार्ट पे एक टेम्पररी पॉज स्टॉक ने लिया हुआ लग रहा है। आई थिंक 800 के ऊपर जब तक ये रहेगा, ये जो सेंटीमेंट बना हुआ है बुलिश साइड पे, वो फिलहाल तो कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के रहे। शायद थोड़ा सा साइडवेज जाए एक आध दिन, बट ऑन द हायर साइड ये स्टॉक कहीं ना कहीं 850 और 860 तक के जाने के चांसेस फिलहाल तो अभी चार्ट्स पे दिख के रहे। अलग अलग स्टॉक्स हैं जहाँ पे पोजीशनिंग लॉन्ग शॉर्ट वगैरह सबके अच्छे से बन रही है। एक ही मार्केट है जहाँ पर आपको इंडिगो जैसा शेयर भी मिलेगा और एक ही मार्केट है जहाँ पर आपको अगर बुलिश ट्रेंड देखने तो आइडिया जैसा शेयर्स भी मिलेगा। आइडिया पे आज पोजीशंस काफ़ी अच्छी बनी है, 808 रुपये का शेयर है, लेकिन ये 10-11 के जब तक ऊपर नहीं आ जाता तब तक बहुत ही रिस्की है। एक बार पहले आ जाए, कम से कम अपने इशू वाले प्राइस पे तो आ जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। कैनरा बैंक के अंदर आज पोजीशंस काफ़ी अच्छी है। मेरे को लग रहा है कि सरेंडर लास्ट मोमेंट तक नहीं होगी। DLF में भी लास्ट मोमेंट तक सरेंडर्स नहीं होंगे। दिखाना एक बार ज़रा DLF स्क्रीन पर, कैनरा बैंक भी दिखाना। ये दोनों शेयर में जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अगर दिखा सको तो प्रोड्यूसर साहब वो भी दिखाना। तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये प्राइस एक्शन को जाने नहीं देगा नीचे, जो आज उन्होंने जितना भी गेन किया है DLF में और कैनरा बैंक में। बस मेरे को ये पता करना है इसको अगली सीरीज़ में ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना, क्योंकि आज शुरू से कर देते हैं इसको। ध्वनि एक बार ज़रा चेक करना है इसके अंदर। मैं अगली सीरीज़ के अंदर सौदों की रोल ओवर करना शुरू कर रहा हूँ, तो DLF और कैनरा बैंक का रोल ओवर कर जाऊँ? जी बिल्कुल डिम्पी जी, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम DLF के काउंटर की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है आज के सेशन में, वो यहाँ पे सस्टेन होगा। ऊपर की तरफ के अप मूव्स इसके अंदर डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। आप यहाँ पे अगर आप देखें तो मिड डे में यहाँ पे उसके बाद एक हॉल्ट देखने को मिला है, बट कोई भी डिप
आपको मिलता है इसमें अगली सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पे 820 रुपए के पास भी अगर आपको खरीदने को मिल रहा है, करीब 830 रुपए का अगली सीरीज का यहाँ पे भाव चल रहा है। 820 तक की कोई भी एक डीप भी आपको डीएलएफ के अंदर देखने को मिल सकती है, तो आप इसके अंदर प्लस कर सकते हैं और इसको रोल ओवर कर सकते हैं। आपका जो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा, तो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है यहाँ पे 865 तक के अगली सीरीज में इसको अपमूव कंटिन्यू करने की। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके 808 या 805 रुपए का लेवल है वो ध्यान में रखना रहेगा, और उसके नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो कोई भी एक रिवर्सल आ सकता है। बट जब तक ये लेवल बरकरार है डीएलएफ के अंदर, तो यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। कैनरा बैंक हालांकि यहाँ पे मुझे कन्विक्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में जो एक रिवर्सल कंफर्मेशन मुझे इसके अंदर देखनी चाहिए प्राइस एक्शन वाइज, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो कैनरा बैंक को अभी वेट एंड वॉच करेंगे, कल के सेशन में इसको रिविजिट करें। अगर स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ 102 103 के भाव को क्रॉस करता है, तो इसके अंदर फर्दर बुलिश पोजिशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैम आपको बता रही है वैसे वैसे हम स्टैंपिंग भी कर रहे हैं, और आप उन्हीं सब लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले, एक्सेस ट्रेड ना ले, जो ट्रेड है उसी को मैनेज करें तो ज़्यादा ठीक है। आज फर्स्ट डे है जब आपको थोड़ा क्लोजिंग भी ठीक मिल रही है, अदरवाइज़ पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर दिक्कत होएगी। वैसे भी रोल ओवर के नंबर्स अब सामने आ ही रहे हैं, आपको सीरीज़ में भी ट्रांसफ़र लेना है, कईयों में आपको डिस्काउंट लगेगा, कईयों में प्रीमियम लगेगा, तो थोड़ी पहले कैलकुलेशन फाइनेंस की कर लेना, उसके बाद ही बड़ी पोजीशंस लेना। और अभी बाज़ार को भी ठीक होने के लिए समय चाहिए, एकदम से कोई भी बच्चा आईसीयू से निकल के दौड़ता नहीं है, पहले वार्ड से फिर थोड़ी पावर आएगी फिर चलना शुरू करेगा। अमरदेव सर, एक छोटा सा पॉइंट और है, ज़रा LIC हाउसिंग का चार्ट देखेंगे आप, एक बार फ्यूचर की प्लेट भी दिखा सकते हैं तो प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा ज़रूर। LIC हाउसिंग फाइनेंस मेरे को लग रहा है अगली सीरीज़ में ये भी चल जाएगा, एक बार ज़रा चेक करके बताइए सर, ये अगली सीरीज़ की कैलकुलेशन से बताइए, मैं अक्टूबर में कुछ नहीं लूँगा अब। तो देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं तो इसमें एक अच्छी करेक्शन, हेल्दी करेक्शन कह सकता हूं, 800 लेवल से ऑलमोस्ट अभी करंटली अराउंड 618 620 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक सपोर्ट तो है, क्योंकि ये सब जितने भी स्टॉक्स की हम लोगों ने बात की वो कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट्स पे दे हैव कम। जैसे मैं लॉन्ग टर्म बात करूं, क्वार्टरली चार्ट्स की बात करूं, तो LIC हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, LIC हाउसिंग फाइनेंस हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट दीज लेवल्स। इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक फ्रॉम हियर, बट वन नीड्स टू रिमेंबर कि ये सब जो भी पुल बैक है ना, दे विल बी टेम्पररी इन नेचर, क्योंकि जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है ज्यादातर, यदि मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं, दैट इज वेरी वीक। इसका क्या मतलब होगा कि यदि पुल बैक होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, यदि कुछ इस लेवल पे बाइंग भी होती है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स रहते हैं जिनकी रिस्क कैपिटाइट रहेगी, वो नेक्स्ट सीरीज में बाइंग करके चलेंगे, बिकॉज इट्स अराउंड वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन, और 615-20 के ऊपर सस्टेन करता है तो 645 650 तक की एक रैली दिखा सकता है, और जो रिसेंट लो बना है दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। लेकिन क्योंकि इसका जो वीकली चार्ट है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जिसे कहते हैं, काफी नेगेटिव है, तो क्या होगा, हायर लेवल्स पे फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। But from the current levels, one can look at an upside towards 645, 650 for the next series. ठीक है, तो LIC को लेकर भी एक व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाजार में तेजी का माहौल छाया हुआ, और इस तेजी में हमारे पास फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल लगातार जुड़ी हुई है आपसे बातचीत करने के लिए, आपको राय देने के लिए, और इन स्तरों पर आपको क्या कुछ करना चाहिए इसकी सही सटीक सलाह लगातार देने के लिए। हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर देखिए पूरी की पूरी पैनल जुड़ी हुई है। मयूरेश जोशी हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे विस्तार से आगे बाजार के फंडामेंटल नजरिए पर बातचीत होगी। ध्वनि पटेल और अमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेक्निकल तौर पर, और साथ ही श्रीराम फाइनेंस की जो आज मजबूती या तेजी देखने को मिली, इस तेजी के पीछे की वजह भी तो आपको जानना काफी जरूरी है। बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण जुड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त नीलेश जैन जो कि हमारे साथ ऑप्शन के चैंपियन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए उनका ऑप्शन का चैंपियन ट्रेड कौन सा है ये जान लेते हैं, और उसके बाद हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट और रिसर्च पर बात करेंगे। गुड आफ्टरनून नीलेश, बताइए ऑप्शन के चैंपियन में आज क्या लेकर आए हैं आप, कौन सा है आपका चैंपियन ऑप्शन? नीलेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ठीक है, चलिए शायद नीलेश से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन उनका ऑप्शन का चैंपियन जो ट्रेड है वो हमारे पास है और आपके इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप JSW स्टील नीलेश जैन की तरफ से ऑप्शन की रणनीति। JSW स्टील में आती हुई 970 की कॉल खरीदने की राय, जो कि 9 से 10 के दाम पर आपको मिलेगी। लक्ष्य यहाँ पर 15 से 20 का लगाकर चले, स्टॉप लॉस जो है वो 4 का आपको यहाँ पर मानकर चलना चाहिए। इस ट्रेड को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अधिकतम मुनाफा जो है 6,800 का आप देख सकते हो, अधिकतम नुकसान जो है यानी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान 3,380 का होने की यहाँ पर संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन के इस ट्रेड पर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। ऑप्शंस में लगातार एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, इसका ध्यान रखिएगा। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। तो पहले एफएनओ को ध्यान से समझो और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग पर जो आपको आगे पोजीशन लेनी है, एफएनओ ट्रेडिंग पर जो डिसीजन लेना है उस पर आगे बढ़े। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एफएनओ के रिस्क पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आज सुबह से हमने बाजार में काफ़ी अच्छी हरियाली देखी है और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस हरियाली को कैसे देखते हैं आप और किस तरह से सेंटिमेंट्स बन रहे हैं दिवाली से दिवाली तक, कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए? आफ्टरनून मानसी जी। नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक जो एक्सेसिव सेलिंग हुई थी दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन 2-3 ब्रॉड रीजंस। एक, आई थिंक जियोपॉलिटिक्स, यूएस में इलेक्शन, बॉन्ड यील्ड का एक कर्व था और जो एक्सपेक्टेशन थे कि शायद रेट कट्स धीमे हो जाए यूएस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, ऑब्वियसली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्निंग्स थे एंड अर्निंग्स हैव बीन अ बिट सॉफ्ट। अगर आप थोड़े आउटलायर्स छोड़ दें, मिड कैप आईटी बैंक्स, सिलेक्टिव बैंक्स को छोड़ के, I think consumption driven numbers वाकई में सॉफ्ट रहे। अर्बन कंजम्पशन इज probably looking out or indicating some element of shrinkage और इसलिए आई थिंक अर्निंग्स में थोड़ी आई थिंक एक थकावट सी दिख रही है। तीसरा, आई थिंक जो एफआई आउटफ्लोज रहे हैं, अगेन आई थिंक दे आर ट्राइंग टू जस्ट रीबैलेंस फॉर होल होस्ट ऑफ दीज इवेंट्स। जैसे मैंने कहा, यूएस इलेक्शंस, यील्ड कर्व एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ लोअर रेट कट्स। दूसरा, आई थिंक जियोपॉलिटिक्स और तीसरा इवन द यूएस अर्निंग्स इटसेल्फ जो थोड़े सॉफ्ट रहे एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लार्ज बैंक्स। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स एक शायद टाइम वाइज करेक्शन या टाइम वाइज कंसोलिडेशन से गुजरे एंड इन आवर ओपिनियन आई थिंक जैसे गुजरेगा जो नए सेक्टर्स उभर के आएंगे, जो नए लीडरशिप स्टॉक्स उभर के आएंगे, जैसे हम हमेशा मानते हैं मार्केट्स में इंडिया में कि न्यू सेक्टर्स विल इमर्ज एंड न्यू लीडर्स विल प्रोबब्ली इमर्ज। शायद ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन का जो फेज होगा अगले कुछ हफ्तों के लिए विल प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट स्कैनिंग आउट फॉर दीज सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जो आई थिंक अगले रैली के लिए एक लीडर बन के साबित हो सकते हैं। तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे मार्केट के ऊपर। हमें लगता है वंस द मार्केट प्रॉब्ली बॉटम्स आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, वीक्स, व्हेनेवर, शायद अच्छे बेहतरीन मौके हो मार्केट्स के लिए। स्ट्रक्चरल स्टोरी ऑफ इंडिया हो गया। तो चलिए बाजार पर ये राय और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भी विस्तार से आगे और चर्चा मयूरेश के साथ करते रहेंगे हम। लेकिन इस बीच दिवाली यानी कि उजाला, प्रकाश और समृद्धि, और जब बात समृद्धि की हो तो शेयर का सिलेक्शन काफ़ी अहम हो जाता है ना। ईटी नाउ स्वदेश के दिवाली स्पेशल में इस सिलेक्शन को हल्के फुल्के अंदाज में जानेंगे। बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल के साथ हमारे साथ होंगे और वो देंगे व्हील ऑफ फॉर्चून को रफ्तार। क्या है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको बताते हैं। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया होंगे, उनके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा और राज खुलेगा। इस दिवाली से अगली दिवाली तक कौन सा सेक्टर करेगा सुपर परफॉर्म, कौन बनेगा मल्टी बैगर, ये सब कुछ जानेंगे। तो आइए व्हील ऑफ फॉर्चून का कमाल देखते हैं। अब रामदेव जी जब हमारे साथ आते हैं तो बात होती है कंपाउंडिंग की, बात करेंगे दिवाली की, बात करेंगे पैसे बनाने की, बात करेंगे बुक्स पर। चलिए, ये व्हील है हमारे पास और रामदेव जी इस व्हील को ईमानदारी से घुमाएंगे और रामदेव जी बताएंगे जहाँ पर चक्का रुकता है उसको क्या करते हैं। तो क्या क्या है इस पे? लर्निंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, वन मस्ट हैव कंपाउंडर, योर दिवाली प्लेज, निफ्टी लेवल नेक्स्ट दिवाली एंड योर मल्टी बैगर आइडिया। यहाँ पर चक्का रुक गया तो मजा आएगा, यहाँ पर चक्का रुकना चाहिए मगर चक्का रामदेव जी घुमाएंगे। चलिए रामदेव जी, रुका रुका रुका, ये मल्टी बैगर में रुकने वाला मुझे लगता है, ईमानदारी से।
बच गया आया 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 ये तो बीच में रुक गया। चलिए इधर घुमा दें इसको। सेक्टर टू वॉच आउट फॉर, हाँ जी है ना? So I think sector to watch out for private sector bank, I would say one of the sector, and second is digital forever. अच्छा सेक्टर टू वॉच आउट फॉर डिजिटल फॉर एवर, एनी कंपनी विच इज गॉट डिजिटल, आगे पीछे डिजिटल। Actually digital you should not buy individual companies so much as a fund or ETF, you know. अच्छा So that I mean which one will, because digital companies are also from all over, from gaming to payment to quick delivery. I mean, I think there are 15-20 companies and they are increasing. So I think you got to be there. वहाँ रहना चाहिए। वहाँ रहना चाहिए। चलिए अब 3 बार चक्का घुमाना है, कायल मल्टीबैगर का हाथ लग जाए आपके हाथ। चलिए ये चला धीरे से चलाया, अपने आप भी चाल समझ गए कहाँ नहीं रोकना है इसको। और ये देखिए आने वाला है और इसमें चीटिंग नहीं है भाई, ये रियल है। ये Go. बिगेस्ट रिग्रेट, The biggest regret. Wow. इस मार्केट में रिग्रेट्स है नहीं, सबने पैसा बनाया है। पैसे बहुत बने, पैसे तो रिग्रेट तो क्या बोले। मे बी आई एम प्लेइंग गोल्फ नाउ, अच्छा। सो आई शुड हैव स्टार्टेड फ्यू इयर्स अर्लियर। मुझे तो पता था टीटी खेलता था पहले। हाँ लेकिन बट गोल्फ आई एम लाइकिंग एक्चुअली। अच्छा। फर्स्ट टाइम एनी गेम आई एम लाइकिंग। आई विश आई हैड लर्नड इट लिटिल अर्लियर, 10 years अर्लियर। चलिए और आखिरी बार मैं चलाता हूँ, कहाँ पर रुकेगा मुझे नहीं पता। ये चलिए चलाया, उल्टा चलाते हैं, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। ये देखिए कंपाउंडर, कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडर जो रामदेव जी के लिए होता है वो होता है स्टॉक कंपाउंडर। आम आदमी के लिए कंपाउंडर होता है जो सुई लगाता है, मगर रामदेव जी आपका कंपाउंडर हमेशा अलग रहता है। वेयर इट स्टॉप, व्हिच एसेट क्लास विल आउट। ये तो घुमा के मैं चीटिंग कर सकता हूँ ना, एंकर को देखिए शो का। चलिए इसको घुमा देते हैं। I think allocation in Indian market, Indian equities, is the biggest mother of all the companies, and it is very difficult to get it. I'm telling you. One of the reasons I have done well in the market is that because I have been 100% invested at top of the market. 4 times I have seen 50-60% correction, and yet I sat through. So, वो आपको being a compounder, you have to be in the market in bad time. So compounding में there has to be no break in your ownership. जी हाँ, चलते रहिए। No, खड़े ही रहना पड़ेगा, अंदर ही रहना पड़ेगा। So you allocate less, but stay allocated. So the biggest compounder is index itself or the country itself, Indian equities as a whole, and then within that, I would think that biggest compounder will be digital. और वो गणित एक बार दोबारा बताते हैं हमारे दर्शकों को। 25% अगर आप 10 साल पे ग्रो करते हैं तो 10 साल में कितना हुआ जी? 10 गुना। 25% पे 20 साल पे ग्रो करते हैं तो कितना हुआ जी? 100 गुना। और 25 साल आप 30 साल पे ग्रो करते हैं तो कितना? 1000 गुना। 1000 गुना। लेकिन आप भी दूसरा वाला सोचिए, 25% 10 साल में 10 गुना। जी हाँ। 35% से कितना होगा? आप बताइए। कंपाउंडर आप है। 20 गुना। 20 गुना। और 45% से 40 गुना। 40 गुना। तो आप ये ना बोले कि 25-30%, 25 और 30 में बहुत फर्क है। 25% 10%, 10 टाइम, 30% में 14-15 बढ़ा, और 35% से 20 टाइम पूरा। क्या बात है, क्या सीखा है आज आपसे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिवाली पर भरोसा, हिंदुस्तान की कंपाउंडिंग स्टोरी में बने रहें, डटे रहें, खड़े रहें। एंड रामदेव जी का मानना है कि जब आप 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल में अपने कंपाउंडिंग के पावर को देखेंगे तो मैजिकल ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। हमने बड़ा ईमानदारी से खेला ये। अगली बार हो सकता है जब दोबारा खेलेंगे मल्टी बैगर पर रुक जाएगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो व्हील ऑफ फॉर्चून रामदेव अग्रवाल के साथ, और एक से बढ़कर एक लर्निंग, और हमेशा ही आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। आपके पोर्टफोलियो में शेयर जो होते हैं वो कमाल के आप सिलेक्ट करते हैं अगर आप रामदेव अग्रवाल जी को सुनते हैं तो। लेकिन चलिए बाजार पर लौटते हैं और कुछ और जो बजिंग स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा करते हैं, और उसके बाद अपने हम सहयोगियों के पास भी चलेंगे। निफ्टी 200 अंकों पर है, निफ्टी बैंक की बात करें 500 अंकों पर है, और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम देख रहे हैं कि मिड कैप के और स्मॉल कैप के सपोर्ट से बहुत अच्छा है। 1780 शेयर हैं आज मजबूती वाले, और उसके मुकाबले करीब 850 शेयर हैं कमजोरी वाले। लेकिन आज जो निफ्टी का टॉप गेनर है वो है श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि नतीजे आए थे इसके दमदार। क्या खास चीज़ रही है श्रीराम फाइनेंस के नतीजों में, ज़रा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, माफ़ी चाहेंगे आपको वेट कराने के लिए। बताइए क्या स्पेशल रहा है नतीजों में और क्यों दौड़ रहा है शेयर आज ये? देखिए, श्रीराम फाइनेंस के नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। आप देखिए इस कंपनी के एनआई में करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। मुनाफा करीब 18% बढ़ के आया है, 2071 करोड़ रुपए पे आसपास ही आया है। कंपनी के ग्रॉस एनपीएस यहाँ पे भी अच्छी खासी कमी देखने मिली है, 5.39% से गिर के 5.32%, और कंपनी के निम्स जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में फ़िलहाल जितनी भी एनबीएफसीज काम कर रही है,
हर एक एनबीएफसी में हमने देखा कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देखने मिल रहा है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस के केस में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रेस कंपनी की बैलेंस शीट पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट कंपनी का तो कहना है कि स्लिपेजेस जो है उसमें सुधार हुआ है, आगे जाके जो ग्रॉस एनपीएस है वो भी 5% के आसपास आएंगे, निम्स जो है वो भी यहाँ पे स्टेबल रहने वाले हैं और ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे इनको स्ट्रेस देखने मिला। नो डाउट क्वार्टर गोल्ड लोन और पर्सनल लोन में थोड़ा धीमापन देखने मिला है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है ये नहीं देखने मिला है। तो इसके लिए देखिए ब्रोकरेज हाउसेस ने भी यहाँ इसको अपग्रेड किया है, मोतीलाल ओसवाल हो, HSBC हो। इनफैक्ट HSBC ने तो अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं 3600 से बढ़ा के 3725 का किया है। इनका कहना है कि सबसे कन्विंसिंग स्टोरी इनको लगती है पूरे एनबीएफसी स्पेस में और वो है श्रीराम फाइनेंस। हर पैरामीटर पे कंपनी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो बेहतर है, इसके लिए इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया 22 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया। तो ये सब चीज़ें भी थी जिसने कंपनी के ओवरऑल स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी में और मदद की है। लेकिन हाँ, कंपनी के नतीजे जो है पूरे एनबीएफसी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो स्टैंड आउट नतीजे हैं और इसके लिए आपने देखा स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो 3000 रुपये की सपोर्ट को बचा के, चूंकि ये रिटेल की सबसे बड़ी एनबीएफसी है श्रीराम फाइनेंस, आज बहुत ही शानदार तेजी में हो रही है, 5-5.5% के आसपास की। एक सर व्यू चाहेंगे आपसे, अमोल आप बताइए, श्रीराम फाइनेंस जो तेजी में है, क्या तेजी में बने रहें? और जिन्होंने अभी अपना टीवी ऑन किया है और वो देख रहे हैं अगर शेयर को चलते हुए, क्या यहाँ से भी खरीदने के लिए ठीक है शेयर ये? जी, आई थिंक कोई शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को देख रहा है तो आई थिंक एक बाइंग साइड का व्यू बन रहा है स्टॉक में। बट कंसर्न यही है कि स्टॉक अभी भी डेली चार्ट्स पे लोअर टॉप फॉर्मेशन पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टॉक अभी भी 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। आज भी उसी के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और वापस से एक दबाव देखने को मिला स्टॉक में। बट आई थिंक मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक ये 3350 क्रॉस करेगा तो बुलिश साइड का मोमेंटम स्टॉक में बढ़ने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अबाउ 3350 आई थिंक स्टॉक आई थिंक 3450 3525 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऑन द फ्लिप साइड 3150 या फिर आज का डे लो स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। ठीक है, 3350 यहाँ से तैयारी आप कर लीजिए, 100 रुपये अभी और ऊपर की इस शेयर में। मयूरेश जी, देखिए अब तो दिवाली आ गई है और आज मतलब शायद बहुत दिनों में पहली बार ये लग रहा है कि थोड़ा सा ना त्योहारों की रौनक है बाजार में। आज ऑटो शेयर भी चल रहे हैं, रियल एस्टेट में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। आप ज़रा ये बताइए कि अगर किसी को अगर फेस्टिवल के लिए, दिवाली के लिहाज से बाइंग करनी हो, एक मुझे ज़रा ऑटो शेयर आप बताइए जो आपको ठीक लग रहा हो और एक मुझे आप रियल एस्टेट का शेयर बताइए। अभिषेक, आई थिंक दोनों के एंसिलरीज काफी ठीक ठाक करनी चाहिए इन आवर ओपिनियन। और हमें लगता है आई थिंक कि जो एंसिलरी प्ले है, चाहे ऑटो एंसिलरी हो या रियल एस्टेट एंसिलरी हो, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमें लगता है आई थिंक ऑटो एंसिलरी जैसे प्लेस जैसे सुप्रीजीत इंजीनियरिंग हुआ, आई थिंक इट्स अ गुड प्ले इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द ओईएम बट द रिप्लेसमेंट मार्केट। और ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहना चाहिए। बैलेंस शीट काफी तगड़ी और रोबस्ट है, रिप्लेसमेंट मार्केट, वॉल्यूम ग्रोथ, डिवर्सिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, इबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन बॉटम लाइन ग्रोथ की आई थिंक ठीक ठाक रहना चाहिए। दूसरा आई थिंक रियल एस्टेट के जो प्रॉक्सीज हैं, रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स, ग्रीनप्लाई के जस्ट नतीजे आए। आई थिंक आई जस्ट हैव टू अटेंड द कॉन कॉल टुमारो, 10 बजे कल कॉन कॉल है। थोड़ी आई थिंक इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, इसलिए थोड़ा एबिटा और बॉटम लाइन पे थोड़ा एक दबाव दिख रहा है शायद ये तिमाही के नतीजों में। But I would like to go forward seeing what the management probably has to say. Expectation यही है कि जो पूरी इंडस्ट्री है, laminates हो, MDF हो, large part of the organized players are gaining market share, realization और volume growth ठीक ठाक होनी चाहिए और इसलिए I think earnings per share एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिल सकता है as new houses are being built और जो replacement और refurbishments होगी दिवाली के माहौल में पुराने घरों में भी। So मुझे लगता है I think proxies पे ध्यान रखें, ऑटो एंसिलरीज हो या रियल एस्टेट एंसिलरीज। प्रॉक्सीज पे ध्यान रखिए, रियल एस्टेट में भी उसमें ग्रीन प्लाई और ऑटो एंसिलरी की बात करें, सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात की है मयूरेश जी ने। अच्छा, अगर ऑटो में एंसिलरी में थोड़ा सा और बास्केट को लंबा कर लेना तो जो बैटरी वाली जो कंपनीज हैं, आज हम देख रहे हैं कि एक्साइड भी चल रही है, अमर राजा में भी आज हम 5 से 6% के आसपास की तेज़ी देख रही हैं। ध्वनि, आपसे ज़रा ये प्रश्न रहेगा कि अगर इन दोनों शेयरों में से अगर एक को चुनना हो, आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर दिखाई दे रही है और क्या आपको तेजी आज की जो है आगे और बढ़ने की उम्मीद है?
अभिषेक जी, जो आपने दोनों ही यहाँ पे बैटरी स्टॉक्स की बात करी है, उसमें से एक्साइड की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा बढ़ता है। आज सुबह ही आपके चैनल पे मैंने इसको दिवाली पिक के तौर पे भी रिकमेंड करा था। यहाँ पे हमने 450 की रेट से बाइंग करी थी। आज के दिन में डेफिनेटली उससे ऊपर स्टॉक चल रहा है और क्लोजिंग भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको अगर कोई फ्रेश एंट्री भी करना चाहता है तो इन लेवल से कर सकता है। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट यहाँ पर है वो यहाँ पे हमने 490 का यहाँ पे टारगेट लगाया है, जहाँ पे स्टॉक के अंदर इसके अंदर मोमेंटम भी है कि अगर आप पिक के तौर पे भी ले तो यहाँ पे 520 तक का मोमेंटम इसका एक्सटेंड होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक्साइड के अंदर कन्विक्शन ज्यादा है। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि नीचे की तरफ में आप 500 एंड यहाँ पे 450 का जो स्टॉप लॉस जो कॉस्ट पे हमने सुबह बाय करने को बोला था उसी के पास उसको ट्रेल कर ले और पोजीशन को फर्दर कैरी करें। एक्साइड इंडस्ट्रीज पे राय और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी हम जिक्र कर रहे थे। इस बीच सीमेंट पर भी नजर होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आए हैं और नंबर्स पर एक बार फोकस कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा जो है इसमें कटौती देखने को मिली, लेकिन कंपनी की कंसोलिडेटेड आय करीब 2.5% बढ़ी है। 6,926 करोड़ कंपनी की कंसोलिडेटेड आय पोस्ट होती हुई दिखी है। मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा, करीब 12% की तेजी के साथ कंपनी का मुनाफा 1,329 करोड़ पर सालाना आधार पर। नतीजे LIC हाउसिंग फाइनेंस के मुनाफे और आय के फ्रंट पर पॉजिटिव नंबर्स, नेट इंटरेस्ट इनकम में कटौती, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस रिजल्ट पर रिएक्ट करता हुआ 615 के स्तर पर। ध्वनि, आप बता दीजिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक रिवर्सल देखने को मिला है आज के सेशन में। बट क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चनेबल बन रही है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 30 मिनट्स में स्टॉक ने एक टॉप फॉर्मेशन बनाई है 630 के आसपास की लेवल्स के पास और वहां से हमें वापस से एक गिरावट इसके अंदर दिखने को मिल रही है। तो वापस से इसको कल रिविजिट करेंगे। अगर स्टॉक सस्टेन करता है ऊपर की तरफ में यहाँ पे 600 से 605 की लेवल तो इसको आप प्लस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम है उसके अंदर एक ठहराव देखने को मिलेगा। फाइनेंस कंपनियों की अगर पर्टिकुलरली बात करें, ये काफ़ी अनअफेक्टेड रही थी। इनफैक्ट अगर आप देखें, जहां बाजार में स्ट्रेस भी जब नज़र आ रहा था, ख़ासतौर से बजाज हाउसिंग हमने देखा, वहाँ पर भी होम फर्स्ट फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में भी जिस तरह की मूवमेंट और नतीजों के ठीक बाद ये सारे के सारे स्टॉक्स और कुछ तमाम खबरों के दम पर इन स्टॉक्स में हमने देखा कि एक ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव साइड ही देखने को मिल रहा था। और LIC हाउसिंग फाइनेंस तो फिलहाल एक नतीजों के साथ रिएक्ट करता हुआ ही। लेकिन HDFC AMC पर मयूरेश, आपसे राय जानना चाहूँगी। ये जो फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ एक बार रुख करते हैं। और जहाँ हम बजाज ट्विंस में देख रहे हैं, पिछले हफ्ते जहाँ बाजार में गिरावट थी फिर भी बजाज ट्विंस संभालने की कोशिश कर रहे थे। HDFC AMC की अगर पर्टिकुलरली बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर बिकवाली का दबाव, लेकिन कंपनी ऑन द लॉन्ग रन कैसी नजर आ रही है? ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे नतीजे देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पर है और गुड रिटर्न्स ऑन अ कैगर बेसिस भी हमने देखे हैं। इसे क्या लंबी अवधि के लिए निवेश के लिहाज से एक बार समझकर चलना चाहिए HDFC AMC? बिल्कुल, हम काफी ऑप्टिमिस्ट रहेंगे इसके ऊपर। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो फ्लोज है towards the asset management space, portfolio managers, alternate investment funds, investment advisors, I think are coming in at a very thick and fast pace. In fact, अगर आप आनंद राठी वेल्थ या IIFL 360 WAM की अगर आप presentations देखें, they are probably looking at the pyramid structure. यहाँ पे जो disbursable incomes है और जो disposition of incomes है, middle class is going to move even higher. और इसलिए आई थिंक पर्सनलाइज सर्विस की जरूरत और ज्यादा पड़ने वाली अगले कुछ वर्षों में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक विद अ वेरी डिसेंट मिक्स बिटवीन इक्विटी एंड डेट AUMs, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ महीनों और सालों पहले जो टोटल एक्सपेंस रेशियो पे एक विवाद उठा था, बट दैट इज लार्जली गॉट जेस्टेटेड इनटू दीस एसेट मैनेजमेंट फर्म्स एट दिस जंक्चर। और जैसे इंक्रीमेंटल फ्लोज आते हैं, इट्स लाइक अ फनल कॉन्सेप्ट। आप जितने फ्लोज ऊपर डालते जाओगे, आई थिंक इंक्रीमेंटल कॉस्ट उतनी बढ़ती नहीं है और इसकी वजह से आई थिंक बॉटम लाइन ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरी जो थीम है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट वांसी, वेदर इट्स AMC स्टॉक्स, सेलेक्टिव इंश्योरेंस स्टॉक्स, इसमें जो अंडर पेनिट्रेशन है as a asset class, I think it should start improving and will improve over the next few years.
और इसलिए आई थिंक दिस थीम विल कंटिन्यू गिविंग स्टेबल रिटर्न्स टू द मार्केट। हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, वी हैव इंक्लूडेड दिस इन आवर दिवाली पिक्स एज वेल। मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल थीम है और ये थीम जो है लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है, तो HDFC AMC पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच NMDC के स्टॉक प्राइस को पुल अप करते हुए इस शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर में हमने देखा करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और खबर यह है कि सरकार NMDC और KIOCL के मर्जर पर विचार कर रही है। क्या है ये एक्सक्लूसिव खबर और इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या खबर है NMDC को लेकर? देखिए, NMDC और KIOCL के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस बात की पॉसिबिलिटी तलाश रही है कि क्या KIOCL का मर्जर NMDC के साथ किया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि KIOCL इस वक्त माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ये संभावना तलाश रही है कि क्या इसका मर्जर NMDC के साथ कर दिया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मिनिस्ट्री ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पर काम करने की शुरुआत कर दी है। तमाम तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या KIOCL का मर्जर NMDC के साथ करना एक वायबल डिसीजन होगा। इस इवैल्यूएशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल है वो तैयार किया जाएगा और उसको वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। दरअसल एक तो KIOCL को माइनिंग ऑपरेशन की शुरुआत करने में दिक्कतें आ रही हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि मद्देनजर रखा जा रहा है वो ये है कि इस वक्त KIOCL के पास जो पेलेटाइजेशन प्लांट है उसके ऑपरेशन के लिए कोई भी कैप्टिव आयरन ओर माइन नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसकी वजह से कंपनी को जो उसके पेलेट प्लांट हैं वो NMDC को लीज पर देना पड़ा है। अब स्टील मंत्रालय के से जुड़े जो हमारे सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि अगर NMDC इस प्लांट को टेक ओवर कर लेती है तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। एक तरफ जहां उसको वो इस प्लांट में अपने ही आयरन ओर का इस्तेमाल करेगी और साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है इस प्लांट की अगर बात करें वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, दोनों ही कंपनियों के लिए विन विन डिसीजन होगा। लेकिन तमाम तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। इस वक्त कंपनियों की भी राय मांगी जा रही है और उसके बाद एक डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और फिर फाइनल कॉल वित्त मंत्रालय को करना है। जी ठीक है, फाइनल कॉल तो खैर मंत्रालय ही लेगा, लेकिन हाँ पूरी प्रोसीडिंग्स जो आपने बताई हैं वो बहुत काम की हैं। और एक बार ज़रा पता कर लेते हैं कि सबके अंदर कैसे ट्रेड लिया जाए और कैसे इसके अंदर पोजीशंस ली जाए। NMDC के बारे में एक बार ज़रा आपके रिकमेंडेशन ध्वनि। NMDC हमारी ओपनिंग यहाँ पे शो की ओपनिंग में ही मैंने एक रिकमेंडेशन के तौर पे भी बताया है। तो जहाँ पे 230 का लेवल NMDC के अंदर ब्रेकआउट होता है तो इसके अंदर आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। 250 तक का इसका टारगेट है, 224 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओवरऑल चार्टिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रांग है और बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकआउट डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड ही आपको देखने को मिलेगा। टारगेट्स और स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ें। आज मार्केट के अंदर जो है अभी जब जैसे नीचे टिकर पे देखिए चल रहा होगा, निफ्टी का स्मॉल कैप कितने से टूटा और ऊपर से निफ्टी कितना टूटा, फिर बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है अपने लेवल्स को। पाना और टिकाना अलग अलग बात है, पा तो लिया था लेकिन टिकाना अलग बात है अपने आप में। तो आज मार्केट ने जो टिकाने वाला काम किया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए जो प्रीमियम इरोजन होगा ना वो ऑप्शंस में होगा, क्योंकि रोल तो हो नहीं सकती। 30 तारीख और 31 तारीख लास्ट डेट है, फ्यूचर्स रोल हो जाते हैं। तो जब फ्यूचर्स रोल होते हैं ना तो पोजीशंस फ्यूचर्स की चेक करना। अगर आप ऑप्शंस देख के मार्केट पे अपना कोई भी व्यू पॉइंट बना रहे हैं थोड़ा गलत बना रहे होंगे। उसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए अभी दिखा नहीं पाएंगे प्रोड्यूसर साहब, नहीं तो एक काम करना, अगर दिखा पाओ तो 24,200 की कॉल पुट दिखा सकते हो आप, निफ्टी की ही, इसी अक्टूबर की 31 को जो एक्सपायर हो रही है। पुट तो खैर जा ही रही है, आज 26% है, बट कॉल्स का भी प्रीमियम बहुत हाई नहीं है, बहुत हाई नहीं है उस कॉल्स का प्रीमियम भी। तो हो क्या रहा है कि एक ही टेबल पे बैठे हुए दोनों लोग पैसा ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं। ये 24,200 की कॉल, ये 24 अक्टूबर है बॉस, ये इसको थोड़ा ठीक करके लेके आना है। 24 अक्टूबर एक्सपायर हो चुका है, पुराना अपडेट हुआ है ये।
ठीक है, आपके पास अगर ठीक अपडेट होके आ जाएगा तो फिर बताइएगा मेरे को, हाँ वापस से दिखाएंगे। इन बिटवीन में आपको जरा और 2-4 पॉइंट बताया तो मार्केट के अंदर आज अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर्स मैंने सुबह सुबह आपको नोटिस कराए थे, यस ये बड़ी कॉल्स, ये देखें 24,400 की कॉल है, सिर्फ 42% ऊपर है, सिर्फ 42%। ये मैं सिर्फ 42 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ऊपर आई हुई है। इसके अंदर वैसे कोई बाय बाय नहीं हुआ, आप देख रहे होंगे चेंज हुआ 52% है। और दूसरा 42% कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है किसी भी कॉल के अंदर बढ़ना। और उसके सामने अगर आप पुट देखोगे तो 63% टूटी अनवाइंडिंग हुई है। ये बात तय है कि आज नई मंदी नहीं बनी है, लेकिन ये बात भी उतनी ही तय है कि एग्रेशन के साथ बाइंग नहीं हो रही है। जो पहले से मंदड़िए थे सिस्टम में सिर्फ वो बाहर जा रहे हैं, और वो भी बहुत छोटे क्वांटम से जा रहे हैं बाहर। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 24,800 की और 51,800 की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए मानसी जी ने सुबह मेरे से अभी जो क्वेश्चन अभी क्लोजिंग में ही बात पूछी थी, ये चीज़ अच्छी है कि अब मार्केट आज चल रहा है, लेकिन ये चीज़ भी उतनी ही अच्छी है, उतनी ही बताने लायक है, समझने लायक है कि नया कुछ नहीं हुआ है। आप बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके थे, इसलिए अब आप अच्छा ही ढूंढ रहे हो हर चीज़ के अंदर। ये बात हमने सुबह भी आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताई। कह रहे नहीं आओ, अब हम सीधा स्टॉक्स पे आ जाते हैं और थोड़ा जल्दी से लूँगा स्टॉक्स, फिर हम क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। 2-4 शेयर ही है मेरे पास पता करने के लिए बस। आज के लॉन्ग शेयर्स पहले लेके आता हूँ मैं, आज जहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है। हिंदुस्तान कॉपर BTST करना है सर ध्वनि, एक बार आप चेक करेंगे हिंदुस्तान कॉपर BTST करें। डिम्पी जी, यहाँ पे मेरी तरफ से इसके अंदर BTST की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ पे जो ओपन हाई फॉर्मेशन थी उसी के पास वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिला है आज की सेशन में। तो इसको ऊपर की तरफ क्रॉस होने दे, उसके बाद इसके अंदर कोई भी बुलिश साइड फ्रेश ट्रेड ले। पेट्रो करोगे आप BTST हिंद पेट्रो? वैसे लास्ट सवाल है जी। डिम्पी जी, यहाँ पे भी कन्विक्शन मिसिंग सा दिख रहा है। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ 390 की लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसके अंदर कोई भी एक फ्रेश बाय इनिशिएट करा जा सकता है, अदरवाइज इसको भी वेट एंड वॉच करें। एक्चुअली सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि थोड़ी देर पहले आप नीचे देखेंगे ब्रेकिंग आना शुरू हो गया कि क्रूड के जो दाम है वो 6% तक नीचे चले गए, लोअर सर्किट तक लग गया MCX पर तो बाकायदा। यानी कि ये भारत के एक्सचेंज है, फॉरेन के एक्सचेंज में डॉलर टर्म्स में होता है, ब्रेंट पे भाव होगा। यहाँ पे MCX क्रूड आपको 6% नीचे आया, इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा भी क्रूड और फॉल करता है, एक बार ज़रा ब्रेंट वाला भाव भी दिखा सकते हैं MCX के अलावा स्क्रीन पर, ज़रा वो भाव भी अगर आपके पास आता हो तो ज़रा बताइएगा। और तो अगर उसके अंदर भी फॉल आपको नज़र आए और MCX के अंदर भी फॉल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट वाली कंपनीज, इंडिगो का कल पुल बैक आ सकता है ना, आज काफ़ी टूटा हुआ है। तो सारी चीज़ें चेक करके जाओ, ठीक है। ये क्रूड वही चीज़ है जो भी आप MCX वाला दिखा रहे थे, मैं ब्रेंट का बात पूछ रहा था, ठीक है। डन। अब चलिए जैसे भी होता है आगे, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ज़रा मैं टॉप गेनर्स वगैरह आपको मैं ज़रा जल्दी से दिखा देता हूँ कौन कौन से टॉप गेनर्स हैं आज मार्केट के। बंधन बैंक के लिए दिन आज काफ़ी अच्छा रहा मार्केट के अंदर, ठीक। इसके अलावा आज वोडाफोन आइडिया के लिए दिन अच्छा था, कैनरा बैंक के लिए दिन अच्छा था, हिंदुस्तान कॉपर, लॉरस लैब, BHEL के नंबर आए, दिन इनके लिए अच्छा रहा। तो आज ये सभी के सभी शेयर्स करीब 5% से ऊपर जाके बंद हुए, जिनके भी अभी तक मैंने नाम लिए। टॉप गेनर्स में अमूमन सभी शेयर्स आप चेक भी करोगे। जिनके लिए दिन खराब था, इंटरग्लोब एविएशन के लिए दिन खराब था 8%, बट ये जो क्रूड वाली खबर आई है ना, कल थोड़ा रिवर्सल का काम भी कर सकती है। भले आप शॉर्ट लेके जाओ लेकिन थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो। चोला इन्वेस्टमेंट्स है आज 6% नीचे, कोल इंडिया के नंबर्स खराब थे 4% नीचे आज बंद हुआ, SBI कार्ड्स भी 3-3.5% नीचे जाके बंद हुआ। कुल मिला के आज की जीत के नंबर्स, आज की जीत अच्छी ये हुई है कि 24,200-300 की रेंज प्रोटेक्टेड रही। अब आपके पास एक लेयर खिंच चुकी है, वो लेयर कौन सी है सर? आप 24,000 डर सकते थे, टूटने का डर था मार्केट के अंदर, लेकिन वो टूटा नहीं। तो आपके पास अब एक लेयर की प्रोटेक्शन आ गई है 24,200-300 की। जब तक ये ब्रेक नहीं होता आप 24,000 तक नहीं टूटेगा। सेम विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक लेयर आ गई है 51,000 के आसपास की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 51,000 के आसपास का आपकी क्लोजिंग मिले, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले। अब आपके पास जो 50,000 और उसके नीचे जाने का डर था वो काफ़ी हद तक खतरा जो है वो छट गया है। दूसरा सेक्टोरली आज ज़्यादातर शेयर्स मैं बोलूँगा, ऐसा तो नहीं कि पार्टिसिपेशन हुआ, बट हाँ सभी ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा योगदान दिया अपने अपने अनुसार इन द सेंस, यानी कि भी जितना रिक्वायर्ड था, जितना मार्केट के अंदर फौरी तौर पर स्टार्टिंग में चाहिए होता है उतना ही।
अभी भी क्योंकि एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, एक्सपायरी की वजह से अगर रोल ओवर पोजीशंस बहुत अच्छी नहीं हुई लॉन्ग साइड तो फिर ये दिक्कत रहेगी। हालांकि मार्केट थोड़ा लाइट है, ये जब अगली सीरीज़ के अंदर जा रहा है तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जा रहा है। बहुत शुक्रिया ध्वनि पटेल आज आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मयूरेश भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। काफ़ी दिनों बाद सोमवार की क्लोजिंग कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं सोमवार और मंगलवार का ट्रेंड पूरे हफ्ते का ट्रेंड रहे और इस बार का शुक्रवार का सिर्फ 1 ही घंटे का ट्रेड का मौका मिलेगा। तो आपके पास एक्चुअली में ट्रेडिंग में मंगल, बुध और बृहस्पतिवार ही हैं। मेरे को मानसी को और आप अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल की तैयारी, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।